मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ठंड बढ़ने से जन समस्याएं उत्पन्न हो गई। गरीब एवं बेसहारा लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। वहीं जनपद के वार्ड नंबर 36 में अव्यवस्थाओं का अंबार है। ठंड बढ़ने से जन समस्याएं बढ़ गई। लोगों से खास बातचीत की हमारे बरेली ब्यूरो चीफ सईद सुल्तान ने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सईद सुल्तान। आप देख रहे हैं IN न्यूज़ TV। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला गोटिया में। सनैया रानी गोटिया कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं वार्ड नंबर 36 में लोग किस तरह से ठंड के प्रकोप की वजह से जगह जगह आग जलाकर ताप रहे हैं और लोग लकड़ियों का ढेर लगाकर ताप रहे हैं अपनी जान को बचाते हुए। बेचारे किस तरह से ये लोग ठंड का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें। अब मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा इधर दिखाएं। ये लोग ताप रहे हैं बेचारे। बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप है। बहुत सर्दी पड़ गई है 3-4 दिन से। अभी अब तक ठंड का इतना नहीं था जोर। अब बहुत ज़्यादा ठंड 3-4 दिन से ठंडी पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग ताप रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि क्या ठंड का प्रकोप है और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। भैया, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मालिक। हाँ, तो ये जो अलाव जलाई है आपने, ये लकड़ी कोई दे रहा है या अपने घरों से ला करके जलाई? सब लकड़ी ला रहे हैं अपने घरों से। अपने घर से ला रहे हैं। सब लोग ताप रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत परेशान है ठंड से। हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है इस टाइम यहाँ पे। सब लोग मोहल्ले वाले बैठे हुए हैं, सब ताप रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं बीन बीन के जहाँ तहाँ से। घर से ला रहे हैं कुछ लोग। और आपका नाम क्या है भैया? आजाद खान। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आजाद खान नाम है। तो इस पिछली बार के मुकाबले ठंड की जो शुरुआत है वो कैसी लग रही है इस बार आपको? बहुत ही विकट ठंड है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब गरीब आदमी है, कहीं से यानी मोल भी तो नहीं ला सकते। 8 रुपए किलो लकड़ी बिक रही है। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। उमर। तो उमर जी, आप ये बताइए, जैसे जो सर्दी अभी शुरू हुई है, शुरू ही समझी जाती है। अभी इतना सर्दी का टाइम नहीं है। आज 3-4 दिन हुए हैं सर्दी को बढ़े हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत ठंड पड़ रही है। घर में से निकलना मिल रहा है। सुबह से जलाने के लिए कोई चीज न निगम वाले को इंतजाम कराए, न गांव वाले। बच्चे लकड़ी बीन बीन के लावा, दिन भर जलावा, पन्नी उन्नी जला के ताप ले। तो यहाँ नगर निगम से कोई लकड़ी का कोई साधन नहीं मिलता आपको? कोई साधन आज तक एक लकड़ी ना मिली। गरीबों को कंबल ना मिले। कई गरीब बेचारे ऐसे घरों में पड़े रहते हैं। उन पर लकड़ी बीन बीन के दिन भर फैक्ट्री में से बीन लेते हैं और जला लेते, उससे ही खाना उना बना लेते। तो क्या क्या कंडीशन है यहाँ के जो वार्ड नंबर 36 के पार्षद हैं, वो कभी मुहैया नहीं कराते हैं? लकड़ी का इंतजाम नहीं कराते? ना कभी उन्होंने यहाँ आके देखा ही नहीं कि लकड़ी यहाँ जलती है नहीं जलती है। वो तो इस एरिया में नहीं आते। बाकी दूसरे बाटों में देखते हैं वो यहाँ पे है उनके। वो ये सोचते हैं यहाँ पे हमारा वोट नहीं तो यहाँ क्या करें आके। देखिए यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, और इधर भी एक जगह देखो लोगों ने यहाँ पे आगी को जला रखा है और लोग ताप रहे हैं। देखिए मेरे पीछे की आप तस्वीरें में कैमरामैन से कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ भी लोग अलाव जलाए हुए हैं, ताप रहे हैं लोग यहाँ पे। आप देख सकते हैं। और हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। ये भैया, आपका नाम? बेटा, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस सर्दी के बारे में, जो पिछली बार के मुकाबले क्या ज्यादा है, कम है, कितनी है बताइए? सर्दी अब तो शुरू हुई है पड़ना। अभी तक तो नहीं थी, अब 2-4 दिन से शुरू हुई है पड़ना। और बहुत सर्दी है। 2 दिन हो गए अभी ज्यादा सर्दी हुई थी। तो बच्चों ने ये कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया है और आग का इंतजाम करा है। नगर निगम से आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। कोई आज तक सुविधा नहीं मिली है। कभी लकड़ी नहीं मिलती यहाँ पे? लकड़ी आज तक यहाँ पर नहीं आई। मेयर साहब कभी कोई सुविधा नहीं कराते लकड़ी के? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आई। सभासद है हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 36 के, वो तो आज तक यहाँ कुछ देखने सड़कें तक नहीं बनी है। आग तो आग रही, खम्भों में किसी पर लाइट नहीं है। हाँ, सभासद तो आज तक आया ही नहीं है किसी चीज को देखने के लिए। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इमरान है। तो कहाँ रहते हैं आप? सनैया रानी। सनैया रानी। तो यहाँ गोटिया में है आप? गोटिया में तापने आए। नमस्कार, IN न्यूज़ TV में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का।
जनपद रामपुर जिला अस्पताल में मेन गेट से लेकर इमरजेंसी ओपीडी तीसरी मंजिल वार्ड तक कैमरों से लैस किया गया। पूरे चिकित्सालय में 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कैमरों का प्रसारण लखनऊ कंट्रोल रूम में बनाया गया। रामपुर की हर स्थिति पर लखनऊ से नजर रखी जा सकती है। डॉक्टरों के केबिन से लेकर स्टाफ नर्स के केबिन तक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कैमरे लगने की मुख्य वजह जिला चिकित्सालय में आए दिन बाइक की चोरी और स्टाफ द्वारा मरीजों से अभद्रता थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरे से जिला अस्पताल को लैस किया गया। रामपुर जिला संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 64 कैमरे लगवाए गए हैं और जिसमें बाहर से लेकर अंदर तक सभी जगह कैमरे हैं और प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ओपीडी सभी आच्छादित हो चुके हैं। 2 मेन गेट में है, उनका डीवीआर पुलिस चौकी में रखा हुआ गया है और कोरोना वार्ड के अलग डीवीआर है जो कोरोना वार्ड में वहाँ पर रखवाए गए हैं 32 कैमरे और 64 हमारे पास मॉनिटर में इस समय यहाँ पर मौजूद है। कितना खर्चा इसमें आगे होगा? इसमें लगभग 90,000 के करीब कैमरे आच्छादित है, जिसमें 32 कैमरे हमारे डीएम साहब के द्वारा लगवाए गए थे जो कोरोना वार्ड में लगे हुए हैं, वो अलग से है उसका। कैमरे लगने से क्या क्या फायदे? कैमरे लगने से ये है कि चोरियां बहुत कम हो गई हैं, बाहर आने जाने वालों हर समय नज़र रखी जा सकती है और ये कैमरे हमारे और सारे ऑनलाइन है। ये लखनऊ से भी इनको देखा जा सकता है। लखनऊ हमने हर कैमरे को शो करके वहाँ भेज दिया गया है ताकि हर कैमरे पे लिखा हुआ कौन सा कैमरा कहाँ का है और लखनऊ में बैठ के हमारे अधिकारी भी देख सकते हैं। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ ने किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम का ज्ञापन आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को सौंपा है। आपको बता दें, किसानों की 7 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत पहली मांग निजी नलकूपों का विद्युत बिल माफ किया जाए व तत्काल प्रभाव से नोटिस व आरसी वापस की जाए। खाद बीज की बकाया धनराशि पर रोक सहित 7 सूत्रीय मांग रखी है। ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह पटेल ने कहा, जमीनी स्तर पर किसान मर रहा है। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश कुमार निरंजन ने कहा है, शासन प्रशासन की जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर शून्य है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद करवरिया ने कहा है, यदि 15 दिवस के अंदर हमारे किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं किसान रोड चक्का जाम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आईएनए के लिए जनपद बांदा से संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। शालिनी जी बताइए, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? जिस तरह पूरे देश में किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी देश की मौजूदा सरकार छल रही है किसानों को। आप देखिए, खाद के लिए किसान लाइन पर लगते हैं, लाठियां खाते हैं, ठीक है। जिस तरह बिजली का बिल उनका माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का बिल माफ हो रहा, लेकिन किसानों का बिल माफ नहीं किया जा रहा। धान तौल में किसानों के साथ बराबर जासूसी अत्याचार हो रहा है। अगर किसान कुछ बोलता है तो उनके तहत साजिश रची जा रही है। वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो इन 7 बिंदुओं को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के हम सभी किसान मजदूर भाई आज माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने आए। हमारी निवेदन है कि कमिश्नर साहब आए और हमारी बातें सुने। अगर कमिश्नर साहब नहीं आएंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हम आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम रोड में चक्का जाम करेंगे, जहाँ मुकदमा लिखा जाए, चाहे लाठी चार्ज हो, हम डरने वाले नहीं हैं। थैंक यू। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को करारी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान में करारी थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य ने हिसामपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये बदमाश गौ तस्कर अन्य बड़े मामलों में वांछित था। पिछले कुछ समय से इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और आज पुलिस की चेकिंग अभियान में वांछित अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस अपराधी को पकड़ने में एसआई गिरजा शंकर यादव, एसआई विश्वनाथ पाल, कांस्टेबल आरिफ खान, कांस्टेबल राजकुमार यादव की भूमिका प्रमुख रही। आईएनए के लिए जनपद कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बीती रात एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से वापस लौटने के दौरान उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेस वे पर सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में अधिशासी अधिकारी समेत 3 घायल हो गए। मंगलवार सुबह तड़के तीनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में लावड़ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लिपिक व स्वच्छ भारत मिशन के टीसी थे। हापुड़ के रहने वाले अधिशासी अधिकारी सुधीर सिंह, असलम, तनुज ठाकुर लखनऊ से वापस मेरठ के लिए लौट रहे थे।
उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचने पर सड़क दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को कन्नौज स्थित तेरवा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सबसे पहले अधिशासी अधिकारी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद असलम तनुज की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। कन्नौज पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों और उनके विभाग को भी दी है। आईएनए के लिए जनपद कन्नौज से संवाददाता नागेंद्र सिंह गौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद उन्नाव के वन विभाग में लगातार अवैध हरे पेड़ों का कटान जारी था। मीडिया के रिपोर्टर ने ग्राम सभा तार गांव में फर्जी तरह से परमिट बनवाकर बेशकीमती हरे शीशम के पेड़ों का घोटाला मीडिया के माध्यम से उजागर किया। उन्नाव की तेजतर्रार जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ को जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उन्नाव वन विभाग अधिकारी डीएफओ ईशा तिवारी को ये बात नागवार गुजरी। प्रचार वर्ग जूनियर बैच के अधिकारी को जांच अधिकारी बनाए जाने से वो खिन्न हो गयी, जिसका आलम यह है कि जिलाधिकारी ने अभी तक न तो जांच पूरी करवा पाई और न ही डीएफओ ने जिलाधिकारी को कोई जवाब दिया। आईएनए के लिए जिला उन्नाव से संवाददाता विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद फिरोजाबाद में एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र सिंह द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में आज 8वें दिन सुभाष तिराहे पर उनके पिता और समाज के लोगों द्वारा धरना जारी है। धरना अब अनशन में तब्दील हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा किसी तरह की जांच आदि का आश्वासन नहीं दिया गया है। धरना स्थल पर लगे अस्थायी टेंट को भी आज रात्रि में प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया है। धरना दे रहे लोगों द्वारा पूछा गया, टेंट हटवाने के लिए किसने आदेश किए हैं, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी जवाब देने से बचता रहा। धरना दे रहे लोगों के अनुसार 3 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या के मामले में शासन ने कॉलेज की प्राचार्य को छुट्टी पर भेज दिया है। अभी तक छात्र को आत्महत्या के लिए विवश करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके विरोध में धरना जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आईएनए के लिए जनपद फिरोजाबाद से संवाददाता गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज इस अनशन का धरने का 8वां दिन है। इसमें तीसरे दिन आज भूख हड़ताल पर हमारे साथी हाकिम सिंह गिमोरिया और रामदास भगत जी आज पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रगति के मामले में रात को सर्दी के लिए यहाँ पर जो टेंट लगा दिया गया था, उस टेंट पर भी प्रशासन को माननीय विधायक जी के कथन के अनुसार उनके दबाव में उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ ये कोई धरना स्थल थोड़ी है, आप इसको पक्का बनाए दे रहे हैं। तो हमने तो बचने के लिए केवल इसलिए कोई आदमी यहाँ मरे नहीं धरने पर, इसलिए रात को सर्दी में टेंट लगवा दिया गया था। तो सुबह वो उठा दिया और आज किसी भी हालत में टेंट नहीं लगाएंगे। अगर शासन और प्रशासन की यही मंशा है कि धरने पर भी एक आध आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आखिरी सांस तक। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से है, जहां आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित एंग्लो बंगाली स्कूल में रखा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रयागराज के जीशान मार्केट स्थित सेंट पीटर्स अकेडमी के छात्र छात्रा एवं शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्रा, शिक्षक, अभिभावक उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम 25 दिसंबर क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता, शिक्षा को जन जन तक सरल रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आईएनए के लिए जनपद प्रयागराज से संवाददाता शांतनु त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड में दिसंबर साल 2022 के आखिरी दिनों में आज मंगलवार को फिर से घना कोहरा छाया रहा। कड़ाके की सर्दी गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। रोड में आने जाने वाले वाहन गाड़ी की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। लोग घरे कोहरे की वजह से बाहर नहीं निकले। लोगों ने बताया सर्दी गलन बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों के अधिकारियों को सर्दी गलन बढ़ती देखकर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। रैन बसेरा शहर सहित अन्य जगहों पर अलाव जलाने की भी निर्देशित किए हैं। हालांकि सर्दी बढ़ने से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आईएनए के लिए जनपद बांदा से संवाददाता नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर।
बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस पर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह मोलक जी, मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी हरनाम सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा रीठा साहिब नानक मत्ता से बाबा श्याम सिंह जी, गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहिब पहेड़ी से बाबा गुरचंद सिंह जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार राजेंद्र सिंह बक्का जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा कमेटी आलमबाग लखनऊ सरदार निर्मल सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य हमारे माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी सिख समुदाय से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर गुरु साहब की यात्रा यहां पर आई है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित 26 दिसंबर की स्थिति को साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। सिख गुरुओं का जो त्याग था, जो बलिदान था, वह तो एक प्रेरणा है ही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 साहबजादों को भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान किया। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझारू सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी,
बाबा फतेह सिंह जी, 4 पुत्र भारत की धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान होते हैं। माता गुजरी, जिन्होंने रक्षा का दायित्व अंतिम समय तक निभाते निभाते अंत में स्वयं भी उन्होंने अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए धर्म की रक्षा करते हुए, तो उस समय भी उनके मुंह से एक ही बात निकली थी कि 4 मुए तो क्या भय, जीवित कई हजार। यानी अपने परिवार के लिए नहीं, देश और समाज के लिए, धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, उनके स्मृति में आयोजित होने वाला कोई भी कार्यक्रम हम सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्य आयोजन होता है। उसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास में बाल दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला हम सबको अभिभूत करती है, अपने इतिहास के साथ जोड़ती है। भक्ति से शक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही सिख गुरुओं के प्रति शीश नमन करने का एक अवसर प्रदान करती है। और इसलिए मैं आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को, बाबा फतेह सिंह जी को धर्म के लिए बलिदान देने की इस उत्कृष्ट परंपरा को भी नमन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास को अब पुस्तक में सचित्र उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मैंने विगत वर्ष भी इस बात का अनुरोध किया था कि हम बताएंगे नहीं तो पीढ़ी तो भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे बाबा अजीत सिंह कौन थे, बाबा जुझारू सिंह कौन थे, क्या उम्र थी उस समय, बाबा जोरावर सिंह क्या उम्र थी, बाबा फतेह सिंह एक नन्हा सा बालक, लेकिन अपने धर्म के पथ से विचलित नहीं होना है, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाना है, धर्म के पथ का अनुसरण करना है। बचपन से मिले हुए संस्कार, मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार, जो सानिध्य प्राप्त हुआ, 2 पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते। धर्म की रक्षा करनी है और अब वही बलिदान की प्रेरणा हम सबको आज भी विपरीत परिस्थितियों में जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, ये सच है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, कौन नहीं जानता है कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है। और मैं तो अभी देख रहा था तवांग की घटना को लेकर के 9 दिसंबर के दिन मैंने पूछा, मैंने कभी वहां पे ऐसी स्थितियां थी, कैसे वहां पर भारतीय सेना बहुत चीन पर हावी होगी। तो बताया गया कि वहां पे हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे, एक एक जवान 2-2 चीनियों को अपने दबाता था
और फिर उनकी कायदे से तोड़ाई करके फिर वहां से भेजता रहा। ये है शौर्य, ये है पराक्रम। और मुझे लगता है कि हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उस पर हम सबको सामूहिक रूप से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। आज के इस अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों को, जिन्होंने सरहिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि देश के इतिहास में बाल दिवस के रूप में घोषित किया। मैं लखनऊ और गोरखपुर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बाल दिवस के इस कार्यक्रम के लिए बार बार आग्रह करते रहे, ये दिवस होना ही चाहिए। और हम लोगों ने आयोजन यहां प्रारंभ किया, उसकी गूंज देश और दुनिया के अंदर सुनाई देने लग गई और परिणाम हम सबके सामने है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ किया। हम सबको यहां इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप देखना पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ लगेगी कि बाल दिवस का वास्तविक आयोजन कौन सा होगा, वह वही होगा जो साहबजादों के बलिदान दिवस का दिन है। और यही वास्तविक इतिहास है, यही वास्तविक इतिहास भी है और इस वास्तविक इतिहास के साथ हम सबको जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको ये हमारा सौभाग्य है। लखनऊ का याह्यागंज गुरुद्वारा तो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने संस्कृति विभाग से इस बारे में कहा है कि गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन गुरुद्वारों को चिन्हित करें, उनकी कनेक्टिविटी को, उनके आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण और उसके विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम बन सकते हैं। हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। नगर निगम ने यहां पर पार्क की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम किए हैं उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी यहां पर हैं, आप उनको एक जिम्मेदारी दें। परविंदर सिंह यहां पर हैं, इनको एक जिम्मेदारी दें, बताएं कि लोग शासन के संज्ञान में सारी चीजों को लें, सारी बाधाएं, कोई भी चीज आज के दिन पर अपनी गुरु परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, साहबजादों को उनके अनुरूप सम्मान देने के लिए कोई भी चीज बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग हर स्तर पर उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आज यहाँ पर हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों का के प्रति नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से साहबजादा दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को और बाबा फतेह सिंह जी को एक बार फिर से नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करते हुए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए हर प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी, कार्य कर रही है, कार्य करेगी। और डबल इंजन की सरकार को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। इस विश्वास के साथ आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ठंड बढ़ने से जन समस्याएं उत्पन्न हो गई। गरीब एवं बेसहारा लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। वहीं जनपद के वार्ड नंबर 36 में अव्यवस्थाओं का अंबार है। ठंड बढ़ने से जन समस्याएं बढ़ गई। लोगों से खास बातचीत की हमारे बरेली ब्यूरो चीफ सईद सुल्तान ने। नमस्कार,
मैं हूं आपका दोस्त सईद सुल्तान। आप देख रहे हैं IN न्यूज़ TV। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला गोटिया में। सनैया रानी गोटिया कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं वार्ड नंबर 36 में लोग किस तरह से ठंड के प्रकोप की वजह से जगह जगह आग जलाकर ताप रहे हैं और लोग लकड़ियों का ढेर लगाकर ताप रहे हैं अपनी जान को बचाते हुए। बेचारे किस तरह से ये लोग ठंड का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें। आप मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा इधर दिखाएं। ये लोग ताप रहे हैं बेचारे। बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप है। बहुत सर्दी पड़ गई है 3-4 दिन से। अब तक ठंड का इतना नहीं था जोर। अब बहुत ज़्यादा ठंड 3-4 दिन से ठंडी पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग ताप रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि क्या ठंड का प्रकोप है और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मालिक। हाँ। तो ये जो अलाव जलाई है आपने, ये लकड़ी कोई दे रहा है या अपने घरों से ला करके जलाई? सब लकड़ी ला रहे हैं अपने घरों से। अपने घर से ला रहे हैं। सब लोग ताप रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत परेशान है ठंड से। हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है इस टाइम यहाँ पे। सब लोग मोहल्ले वाले बैठे हुए हैं। सब ताप रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं बीन बीन के जहाँ तहाँ से। घर से ला रहे हैं कुछ लोग। और आपका नाम क्या है भैया? आजाद खान। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आजाद खान नाम है। तो इस पिछली बार के मुकाबले ठंड की जो शुरुआत है वो कैसी लग रही है इस बार आपको? बहुत ही विकट ठंड है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब गरीब आदमी है, कहीं से यानी मोल भी तो नहीं ला सकते। 8 रुपए किलो लकड़ी बिक रही है। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। उमर। तो उमर जी आप ये बताइए, जैसे जो सर्दी अभी शुरू हुई है, शुरू ही समझी जाती है। अभी इतना सर्दी का टाइम नहीं है। आज 3-4 दिन हुए हैं सर्दी को बढ़े हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत ठंड पड़ रही है। घर में से लेकर ना मिल रहा। सुबह से जलाने के लिए कोई चीज, ना निगम वाले को इंतजाम कराए, ना गांव वाले बच्चे लकड़ी बीन बीन के लावा, दिन भर जलावा, पन्नी उन्नी जला के ताप ले। तो यहाँ नगर निगम से कोई लकड़ी का कोई साधन नहीं मिलता आपको? कोई साधन आज तक एक लकड़ी ना मिली। गरीबों को कंबल ना मिले। कई गरीब बेचारे ऐसे घरों में पड़े रहते हैं। उन पर लकड़ी बीन बीन के दिन भर फैक्ट्री में से बीन लेते हैं और जला लेते, उससे ही खाना उना बना लेते। तो क्या कंडीशन है यहाँ के जो वार्ड नंबर 36 के पार्षद हैं, वो कभी मुहैया नहीं कराते हैं? लकड़ी का इंतजाम नहीं कराते? ना कभी उन्होंने यहाँ आके देखा ही नहीं कि लकड़ी यहाँ जलती है नहीं जलती है। वो तो इस एरिया में नहीं आते। बाकी दूसरे वार्डों में देखते हैं वो जहाँ पे है उनके, वो ये सोचते हैं यहाँ पे हमारा वोट नहीं तो यहाँ क्या करे आके। देखिए यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, और इधर भी एक जगह देखो लोगों ने यहाँ पे आगी को जला रखा है और लोग ताप रहे हैं। देखिए मेरे पीछे की आप तस्वीरें में कैमरामैन से कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ भी लोग अलाव जलाए हुए हैं, ताप रहे हैं लोग यहाँ पे। आप देख सकते हैं। और हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। ये भैया आपका नाम, बेटा आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस सर्दी के बारे में, जो पिछली बार के मुकाबले क्या ज्यादा है, कम है, कितनी है बताइए? सर्दी अब तो शुरू हुई है पड़ना। अभी तक तो नहीं थी। अब 2-4 दिन से शुरू हुई है पड़ना। और 2 दिन हो गए अभी ज्यादा सर्दी हुई थी। तो बच्चों ने ये कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया है और आग का इंतजाम करा है। नगर निगम से आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। कोई आज तक सुविधा नहीं मिली है। कभी लकड़ी नहीं मिलती यहाँ पे? लकड़ी आज तक यहाँ पर नहीं आई। मेयर साहब कभी कोई सुविधा नहीं कराते लकड़ी के बारे? कोई नहीं आज तक कोई नहीं आई। सभासद है हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 36 के, वो तो आज तक यहाँ कुछ देखने ना, सड़कें तक नहीं बनी है। आग तो आग रही। खम्भों में किसी पर लाइट नहीं है। हाँ, सभासद तो आज तक आया ही नहीं है किसी चीज को देखने के लिए। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इमरान है। तो कहाँ रहते हैं आप? सनैया रानी। सनैया रानी। तो यहाँ गोटिया में है आप? गोटिया में तापने आएंगे। नमस्कार, IN न्यूज़ TV में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद रामपुर जिला अस्पताल में मेन गेट से लेकर इमरजेंसी OPD 3री मंजिल वार्ड तक कैमरों से लैस किया गया। पूरे चिकित्सालय में 64 CCTV कैमरे लगाए गए। कैमरों का प्रसारण लखनऊ कंट्रोल रूम में बनाया गया। रामपुर की हर स्थिति पर लखनऊ से नजर रखी जा सकती है। डॉक्टरों के केबिन से लेकर स्टाफ नर्स के केबिन तक में CCTV कैमरे लगाए गए। कैमरे लगने की मुख्य वजह जिला चिकित्सालय में आए दिन बाइक की चोरी और स्टाफ द्वारा मरीजों से अभद्रता थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए CCTV कैमरे से जिला अस्पताल को लैस किया गया। रामपुर जिला संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 64 कैमरे लगवाए गए हैं और जिसमें बाहर से लेकर अंदर तक सभी जगह कैमरे हैं और प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक OPD सभी आच्छादित हो चुके हैं।
2 मेन गेट में है, उनका डीवीआर पुलिस चौकी में रखा हुआ गया है और कोरोना वार्ड के अलग डीवीआर है जो कोरोना वार्ड में वहाँ पर रखवाए गए हैं 32 कैमरे और 64 हमारे पास मॉनिटर में इस समय यहाँ पर मौजूद है। कितना खर्चा इसमें आ गया होगा? इसमें लगभग 90,000 के करीब कैमरे आच्छादित है, जिसमें 32 कैमरे हमारे डीएम साहब के द्वारा लगवाए गए थे जो कोरोना वार्ड में लगे हुए हैं, वो अलग से है उसका। कैमरे लगने से क्या क्या फायदे? कैमरे लगने से ये है कि चोरियां बहुत कम हो गई हैं, बाहर आने जाने वालों हर समय नज़र रखी जा सकती है और ये कैमरे हमारे और सारे ऑनलाइन है। इवन लखनऊ से भी इनको देखा जा सकता है। लखनऊ हमने हर कैमरे को शो करके वहाँ भेज दिया गया है ताकि हर कैमरे पर लिखा हुआ कौन सा कैमरा कहाँ का है और लखनऊ में बैठ के हमारे अधिकारी भी देख सकते हैं। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ ने किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम का ज्ञापन आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को सौंपा है। आपको बता दें, किसानों की 7 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत पहली मांग निजी नलकूपों का विद्युत बिल माफ किया जाए व तत्काल प्रभाव से नोटिस व आरसी वापस की जाए। खाद बीज की बकाया धनराशि पर रोक सहित 7 सूत्रीय मांग रखी है। ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह पटेल ने कहा, जमीनी स्तर पर किसान मर रहा है। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश कुमार निरंजन ने कहा है, शासन प्रशासन की जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर शून्य है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद करवरिया ने कहा है, यदि 15 दिवस के अंदर हमारे किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं किसान रोड चक्का जाम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आईएनए के लिए जनपद बांदा से संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। शालिनी जी बताइए, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? जिस तरह पूरे देश में किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी देश की मौजूदा सरकार छल रही है किसानों को। आप देखिए, खाद के लिए किसान लाइन पर लगते हैं, लाठियां खाते हैं, ठीक है। जिस तरह बिजली का बिल उनका माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का बिल माफ हो रहा, लेकिन किसानों का बिल माफ नहीं किया जा रहा। धान तौल में किसानों के साथ बराबर जासूसी अत्याचार हो रहा है। अगर किसान कुछ बोलता है तो उनके तहत साजिश रची जा रही है। वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो इन 7 बिंदुओं को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के हम सभी किसान मजदूर भाई आज माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने आए। हमारी निवेदन है कि कमिश्नर साहब आए और हमारी बातें सुने। अगर कमिश्नर साहब नहीं आएंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हम आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम रोड में चक्का जाम करेंगे, चाहे मुकदमा लिखा जाए, चाहे लाठी चार्ज हो, हम डरने वाले नहीं हैं। थैंक यू। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को करारी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान में करारी थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य ने हिसामपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह बदमाश गौ तस्कर अन्य बड़े मामलों में वांछित था। पिछले कुछ समय से इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और आज पुलिस की चेकिंग अभियान में वांछित अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस अपराधी को पकड़ने में एसआई गिरजा शंकर यादव, एसआई विश्वनाथ पाल, कांस्टेबल आरिफ खान, कांस्टेबल राजकुमार यादव की भूमिका प्रमुख रही। आईएनए के लिए जनपद कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से वापस लौटने के दौरान उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में अधिशासी अधिकारी समेत 3 घायल हो गए। मंगलवार सुबह तड़के तीनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में लावड़ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लिपिक व स्वच्छ भारत मिशन के टीसी थे। हापुड़ के रहने वाले अधिशासी अधिकारी सुधीर सिंह, असलम, तनुज ठाकुर लखनऊ से वापस मेरठ के लिए लौट रहे थे। उन्नाव कट के पास आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचने पर सड़क दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को कन्नौज स्थित 13वां मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सबसे पहले अधिशासी अधिकारी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद असलम, तनुज की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। कन्नौज पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों उनके विभाग को भी दी है। आईएनए के लिए जनपद कन्नौज से संवाददाता नागेंद्र सिंह गौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद उन्नाव के वन विभाग में लगातार अवैध हरे
पेड़ों का कटान जारी था। मीडिया के रिपोर्टर ने ग्राम सभा तार गांव में फर्जी तरह से परमिट बनवाकर बेशकीमती हरे शीशम के पेड़ों का घोटाला मीडिया के माध्यम से उजागर किया। उन्नाव की तेजतर्रार जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ को जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उन्नाव वन विभाग अधिकारी डीएफओ ईशा तिवारी को ये बात नागवार गुजरी। प्रचार वर्ग जूनियर बैच के अधिकारी को जांच अधिकारी बनाए जाने से वो खिन्न हो गयी, जिसका आलम यह है कि जिलाधिकारी ने अभी तक न तो जांच पूरी करवा पाई और न ही डीएफओ ने जिलाधिकारी को कोई जवाब दिया। आईएनए के लिए जिला उन्नाव से संवाददाता विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद फिरोजाबाद में एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र सिंह द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में आज 8वें दिन सुभाष तिराहे पर उनके पिता और समाज के लोगों द्वारा धरना जारी है। धरना अब अनशन में तब्दील हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा किसी तरह की जांच आदि का आश्वासन नहीं दिया गया है। धरना स्थल पर लगे अस्थायी टेंट को भी आज रात्रि में प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया है। धरना दे रहे लोगों द्वारा पूछा गया, टेंट हटवाने के लिए किसने आदेश किए हैं, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी जवाब देने से बचता रहा। धरना दे रहे लोगों के अनुसार 3 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या के मामले में शासन ने कॉलेज की प्राचार्य को छुट्टी पर भेज दिया है। अभी तक छात्र को आत्महत्या के लिए विवश करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके विरोध में धरना जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आईएनए के लिए जनपद फिरोजाबाद से संवाददाता गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज इस अनशन का धरने का 8वां दिन है। इसमें तीसरे दिन आज भूख हड़ताल पर हमारे साथी हाकिम सिंह टिमोरिया और रामदास भगत जी आज पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रगति के मामले में रात को सर्दी के लिए यहाँ पर जो टेंट लगा दिया गया था, उस टेंट पर भी प्रशासन को माननीय विधायक जी के कथन के अनुसार उनके दबाव में उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ ये कोई धरना स्थल थोड़ी है, आप इसको पक्का बनाए दे रहे हैं। तो हमने तो बचने के लिए केवल इसलिए कोई आदमी यहाँ मरे नहीं धरने पर, इसलिए रात को सर्दी में टेंट लगवा दिया गया था। तो सुबह वो उठा दिया और आज किसी भी हालत में टेंट नहीं लगाएंगे। अगर शासन और प्रशासन की यही मंशा है कि धरने पर भी एक आध आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आखिरी सांस तक। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से है, जहां आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित एंग्लो बंगाली स्कूल में रखा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रयागराज के जीशान मार्केट स्थित सेंट पीटर्स अकेडमी के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्रा, शिक्षक, अभिभावक उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम 25 दिसंबर क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता, शिक्षा को जन जन तक सरल रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आईएनए के लिए जनपद प्रयागराज से संवाददाता शांतनु त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जनपद बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड में दिसंबर साल 2022 के आखिरी दिनों में आज मंगलवार को फिर से घना कोहरा छाया रहा। कड़ाके की सर्दी गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। रोड में आने जाने वाले वाहन गाड़ियों की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। लोग घरे कोहरे की वजह से बाहर नहीं निकले। लोगों ने बताया सर्दी गलन बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों के अधिकारियों को सर्दी गलन बढ़ती देखकर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। रैन बसेरा शहर सहित अन्य जगहों पर अलाव जलाने के भी निर्देशित किए हैं। हालांकि सर्दी बढ़ने से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आईएनए के लिए जनपद बांदा से संवाददाता नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण,
विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश भर से जुड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ।
एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है,
उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप बन जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे। और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं।
हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है, जिनकी बंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था और भारत को एक ऐसे देश के रूप में गढ़ा जिसकी संस्कृति पर्व और मान्यताओं से जुड़ी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी उस चिंतन और चेतना को चिरंतर बनाना है। हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस से
नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो क्विज कंपटीशन हुआ, जो निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में पुडुचेरी हो, पूर्व में नागालैंड हो, पश्चिम में राजस्थान हो, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहबजादों के जीवन के विषय में जानकारी न ली हो, निबंध न लिखा हो। देश के विभिन्न स्कूलों में भी साहबजादों से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं हुई है। वो दिन दूर नहीं जब केरला के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा। साथियों, हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कोने कोने तक लेकर जाना है। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। मैं फिर एक बार वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए इसी संकल्प के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।